नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर। दोस्तों, कंटिन्यूटी अपन पॉलिटी के चैप्टर में पहुंच कर चुके हैं और इसी पॉलिटी के चैप्टर में जो पीछे वाली जो वीडियो थी उसमें हमने कार्यपालिका व्यवस्थापिका को कंप्लीट कर लिया था। आज उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों अपन पहुँच चुके हैं न्यायपालिका के ऊपर। तो केंद्र सरकार की जो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका थी ना, उसको हमने कंप्लीट कवर कर दिया था। आज नया टॉपिक है जी न्यायपालिका का। जो केंद्र सरकार थी उसमें अपन ने पढ़ा था कि 3 प्रकार की शासन व्यवस्थाएं होती है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और तीसरी आती है इसमें न्यायपालिका जी। ये जो न्यायपालिका है इस चैप्टर को आज स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस न्यायपालिका के दोस्तों 2 टॉपिक अपने पेपर में पूछते हैं। न्यायपालिका का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में मिलता है जी? तो संविधान के भाग 5 में मिलता है। कौन से आर्टिकल्स में न्यायपालिका आती है? तो ये आर्टिकल्स आते हैं इसके 124 से लेकर के और 151 तक। 124 से लेकर के 151 में आती है न्यायपालिका। अब इस न्यायपालिका वाले इस चैप्टर में यानी कि अनुच्छेद 124 से 151 तक 2 पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया है। पहला वाला जो पार्ट आता है जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट। कौन सा है भाई? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को अपन सर्वोच्च न्यायालय भी बोलते हैं। क्या है जिसका नाम? सर्वोच्च न्यायालय। यानी कि भारत का सबसे श्रेष्ठ जो न्यायालय है वो कौन सा है जी? सर्वोच्च न्यायालय है। इसके अलावा अपन बात करें, इसी को अपन उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं। क्या है जी इसका नाम? उच्चतम न्यायालय। यानी कि सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। तो इसका जो उल्लेख है संविधान के भाग 5 में आता है और अनुच्छेद कितने में आता है? तो अनुच्छेद 124 से लेकर के और 147 में आता है जी सुप्रीम कोर्ट। कौन आएगा भाई? सुप्रीम कोर्ट। दूसरा टॉपिक इसमें आता है कैग, CAG, कैग, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। दोस्तों आज न्यायपालिका के अपने ये 2 टॉपिक बचे हुए हैं, महालेखा परीक्षक। ये 2 चैप्टर बचे हैं न्यायपालिका के और कंटिन्यू आपको वीडियोस अपलोड करी जा चुकी है। इसके जो आर्टिकल आते हैं वो है अनुच्छेद 148 से लेकर के और 151 तक। दोस्तों उम्मीद है आपको अच्छे से टॉपिक समझ में आ रहा होगा। यदि अच्छे से लग रहा है तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करा करें। टॉपिक है जी अब फिलहाल अपना सुप्रीम कोर्ट। 2 टॉपिक्स है ये। इस वाले वीडियो में अपन सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानेंगे। इससे आगे वाला जो वीडियो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे फिर कैग के बारे में ना जी। तो सुप्रीम कोर्ट यानी SC, इसी को अपन क्या बोलते हैं कि देश का सबसे बड़ा जो न्यायालय है उसका क्या नाम आता है? सर्वोच्च न्यायालय। क्या नाम है जिसका? सर्वोच्च न्यायालय। इसी को फिर अपन अन्य नाम से किस नाम से जानते हैं? तो उच्चतम न्यायालय। बहुत से बच्चे इस बात से डिफरेंस देखते हैं कि सर ये क्या है, तो आप बिल्कुल भी इसे डरना नहीं, वो उच्च न्यायालय है, ये आता है उच्चतम न्यायालय। इसका उल्लेख संविधान के भाग 5 में आता है। तो भाग 5 और अनुच्छेद जो है जी वो अनुच्छेद आते हैं इसमें भाग 5 में आता है। अनुच्छेद जो आते हैं इनके वो आते हैं 124 से लेकर के और 147 तक। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय, पहला पॉइंट, जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम बन चुका था ना, तो इस टॉपिक हमने अंग्रेजों का भारत में आगमन टॉपिक के बारे में अच्छे से डिस्कस किया था। एक टॉपिक आया था कि हम लोग कैसे अंग्रेजों के गुलाम बने थे। उसी टॉपिक को छोटा सा पॉइंट आप लेना पड़ेगा। आपने पढ़ा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है और भारत के लोगों को, राजा महाराजाओं को गुलाम बना लेती है। और एक युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध और फिर एक इलाहाबाद की संधि हुई थी, इसका नाम था इलाहाबाद की संधि 1765 में। दोस्तों ये टाइमिंग जो थी ना 1765 तक का, इस टाइम पर जो मुगल राजा था उसने लगभग भारत के में व्यापार करने का अधिकार, एकाधिकार जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। और जो भी औरंगजेब के बाद जो राजा बने सारे अयोग्य राजा साबित हुए मुगल वंश के। और धीरे धीरे जितने भी राजा महाराजा 565 रियासतें थी, मुगल वंश था, उस पर एक तरीके से पूर्ण रूप से अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का हो चुका था। अब वो जिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को गुलाम बनाया ना, उसी कंपनी के द्वारा जब भारत की शासन व्यवस्था अपने हाथों में ले ली गई थी ना, उसी शासन व्यवस्था का एक पॉइंट अपने यहाँ पर ही आता है जी। मैंने आपको बताया था कि भारत की शासन व्यवस्था अंग्रेजों में 2 भागों में बटी हुई थी। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन व्यवस्था, दूसरी आती है ब्रिटेन के सम्राट या महारानी की शासन व्यवस्था जी। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन व्यवस्था थी ना, उस समय भारत की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए उन्होंने एक एक्ट भारत में भेजा था। उस एक्ट का नाम आता है भाई 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, यह एक अधिनियम है
इसका नाम क्या है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस दोस्तों 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में सर्वप्रथम भारत में इस एक्ट के तहत सर्वप्रथम भारत में कहां पर सर्वोच्च न्यायालय, उस समय देखिएगा मैं आपको ये कह रहा हूं ये सर्वोच्च न्यायालय ही है, ठीक है जी। उस समय भारत में सर्वप्रथम 1774 में कलकत्ता में स्थापना हुई थी जी। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में 1774 में कलकत्ता में एक न्यायालय की स्थापना की गई थी। एक न्यायालय की क्या की गई जी? स्थापना की गई। तो सर्वप्रथम 1774 में कलकत्ता में एक कोर्ट बनाया गया था भाई, ठीक है। उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे इसमें बदलाव होते गए। उसके बाद बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, इन क्षेत्रों में जैसे कलकत्ता में बना, इस प्रकार बम्बई, मद्रास में भी फिर कोर्ट न्यायालय वगैरह बनते जाएंगे। दूसरा पॉइंट, एक अधिनियम आया 1935 का अधिनियम। तो 1935 का जो अधिनियम था, जो टोटल इसी प्रकार से पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे ये, तो एक पॉइंट आता है 1935 का अधिनियम। 1935 के अधिनियम में एक फेडरल कोर्ट का गठन हुआ। क्या नाम है जी इसका? फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट को ही उस समय कहा जाता था संघीय न्यायालय। फेडरल कोर्ट को उस समय क्या कहा जाते हैं जी? संघीय न्यायालय। तो 1935 के अधिनियम के तहत सुप्रीम कोर्ट के 1935 के अधिनियम के तहत फेडरल कोर्ट या संघीय न्यायालय का गठन हुआ था। ये जो संघीय न्यायालय है, फेडरल कोर्ट है, इसी का आज वर्तमान नाम क्या आता है जी? सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट इसी का नाम है। तो 1935 के अधिनियम के तहत फेडरल कोर्ट बना था, संघीय न्यायालय बना था। जिस संघीय न्यायालय जो है ना, इसे ही क्या कहा जाता है वर्तमान में? सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वोच्च न्यायालय किसका उत्तराधिकारी है? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय किसका उत्तराधिकारी है? तो फेडरल कोर्ट का उत्तराधिकारी है या संघीय न्यायालय का उत्तराधिकारी है? तो फेडरल कोर्ट या संघीय न्यायालय का उत्तराधिकारी है। उत्तराधिकारी कौन है जी? सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है भाई। पॉइंट समझ में आया होगा आपको, उम्मीद है। दूसरा पॉइंट करता है इसके आर्टिकल्स को लेकर के अनुच्छेद 124 से जी। नेक्स्ट पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट जो है इसका गठन कब हुआ? तो दोस्तों इसका गठन हुआ था 28 जनवरी 1950 को। सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ 28 जनवरी 1950 को। कहाँ पर स्थापना की गई है इसकी? तो नई दिल्ली में इसकी स्थापना की गई है। जिस दिन इसका गठन हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट का गठन 28 जनवरी 1950 को नई दिल्ली में हुआ है। ऐसा जो है, ऐसा आर्टिकल 124(1) कहता है जी। अनुच्छेद 124 में आता है सुप्रीम कोर्ट, और अनुच्छेद 124(a) में आता है या 1 में आता है भाई सुप्रीम कोर्ट का गठन, ठीक है जी। अनुच्छेद 124 में आता है भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, ऐसा अनुच्छेद 124 कहता है। और अनुच्छेद 124(1) ये कहता है कि इसका गठन 28 जनवरी 1950 को नई दिल्ली में किया गया है। 124 का 2, अनुच्छेद 124 का 2 ये कहता है सदस्यों की संरचना। 124 का 2 कहता है पॉइंट सदस्यों की संरचना। सदस्यों की संरचना, सदस्यों की जो संरचना है ना दोस्तों, वो किस प्रकार की है देखिएगा। तो सदस्यों की संरचना जो है वो कहता है कि जिस दिन गठन हुआ 28 जनवरी 1950 को, उस दिन इसमें कितने जज थे? तो उस दिन कितने जज थे? इसमें 1 + 7 बराबर में 8, यानी कि 1 मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। लेकिन वर्तमान में सदस्यों की संरचना किस प्रकार से आती है? तो दोस्तों वर्तमान में कुल जज, तो वर्तमान में कुल जज, ये समझ लो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके पेपर के लिए कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं। तो आप बता देना कि सर 1 तो है इसमें मुख्य न्यायाधीश और 33 होते हैं अन्य न्यायाधीश, ठीक है जी। जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे आपको पता ही होगा, उनका नाम क्या था? हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया ये प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे जी। और मुख्य न्यायाधीश को ही क्या कहा जाता है? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI जो है ये भारत के हीरालाल जे कानिया जो है भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। कौन है जी? प्रथम मुख्य न्यायाधीश। वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है तो उनका नाम है DY चंद्रचूड़।
धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ये 50वें नंबर के CGI हैं जी वर्तमान में हमारे। ठीक है भाई। तो पहला पॉइंट कहता है कि अनुच्छेद 124 कहता है सुप्रीम कोर्ट होगा भारत में एक होगा जिसके नीचे कौन कौन कार्य करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के नीचे कौन कौन आएगा, तो सुप्रीम कोर्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट आएगा, हाई कोर्ट के नीचे कौन आएगा जी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आएगा। और ये हमने एक शक्ति भी पढ़ी थी भारत में कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होते हैं ये एकीकृत रूप से और स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। एकीकृत का अर्थ यहाँ पर ये आया था कि यदि आपको न्याय सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं मिलता है तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, और यदि हाई कोर्ट में नहीं मिलता है तो जी आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इस प्रकार से भारत की जो है न्यायपालिका वो एकीकृत रूप से कार्य करती है। एकीकृत रूप से क्या करती है जी, कार्य करती है। या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए जो आदेश होते हैं जो किसी मुकदमे में, तो उससे रिलेटेड जब भी कोई मुकदमा सुना जाता है तो अभिलेख्य न्यायालय बन जाता है उसके अधीनस्थ आने वालों के लिए। इसलिए कहता है जी 124 कहता है कि ये एक जैसा आएगा कि ये इनके नीचे ही काम करेंगे। तो 124 ए पॉइंट था जी। नोट डाल के लिखेंगे इनके जजों की संख्या में कमी या वृद्धि। तो जजों की संख्या में, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या में कमी या वृद्धि कौन करती है, तो कमी या वृद्धि कौन करती है जी, संसद करती है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या में कमी या वृद्धि कौन करेगी, संसद करेगी। 124 सुप्रीम कोर्ट होगा भारत में। 124 में लिखा है कि एकीकृत रूप से कार्य करेंगे। 124(1) कहता है कि 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट गठन नई दिल्ली में हुआ था। 124(2) कहता है कि सदस्यों की संरचना किस प्रकार की है, तो आप बता दो सर 1+7 = 8 इसमें कुल जज होते हैं। वर्तमान में 1+33 = 34 इसमें जज है। प्रथम कौन थे, वर्तमान में कौन है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है जी कुल इनके जजों की संख्या में कमी या वृद्धि कौन कर सकती है, तो जी जजों की संख्या में कमी या वृद्धि करने का जो अधिकार होता है वो किसका होता है, तो उसमें होता है सुप्रीम कोर्ट के संसद को होता है। बात करते हैं अनुच्छेद 124 के 3 की। ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की योग्यताएं क्या क्या होती है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की योग्यताएं दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कंटिन्यू लेके चल रहा हूं मैं। तो वो तो सबको ही पता ही है कि क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। दूसरा पॉइंट भाई ये इंपॉर्टेंट है जी, किसी भी हाई कोर्ट में, चाहे वो भारत के कोई से भी हाई कोर्ट हो, किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल तक जज के रूप में कार्य कर रहा हो, 5 साल तक जज के रूप में कार्य किया हो, 5 साल तक जज के रूप में कार्य किया हो, तीसरा, किसी भी हाई कोर्ट में 10 साल तक वकील के रूप में कार्य किया हो, किसी भी हाई कोर्ट में 10 साल तक वकील के रूप में कार्य किया हो, वकील के रूप में कार्य किया हो। दोस्तों ये पॉइंट ये कह रहा है कि किसे सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाएगा। तो जज बनाया जाएगा तो किसको बनाया जाएगा, जो किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल तक एज ए जज के रूप में कार्य किया हुआ हो, उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में जज बनाएंगे। या किसी भी हाई कोर्ट में एज ए 10 साल के तक उसने किसके रूप में कार्य किया हो, एज ए वकील के रूप में कार्य किया हो, तो उसको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाता है। एक इसमें पॉइंट और आता है कि राष्ट्रपति की नज़र में यदि नहीं भी हो तो एक पॉइंट और है जी, राष्ट्रपति की नज़र में विधि का वेत्ता हो, राष्ट्रपति की नज़र में किसका जानकार हो, तो कानून का जानकार हो। तो राष्ट्रपति की नज़र में विधि वेत्ता या कानून का जानकार हो, कानून का जानकार हो। तो ये योग्यता नहीं है तो ये वाली, ये नहीं है तो ये वाली जी, ठीक है। कोई सी भी योग्यता हो सकती है इन तीनों में से। भारत का नागरिक तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही भाई, है ना। तो 5 साल तक किसी भी हाई कोर्ट में जज के रूप में कार्य किया हो, 10 साल तक किसी भी हाई कोर्ट में इस रूप में कार्य किया हो जी। आज तक दोस्तों
आज तक जो है ना इस वाली हाईकोर्ट वाली 10 साल तक वकील के रूप में वाली है ना, तो आज तक भारत में जब 1950 में जिस दिन गठन हुआ था 1950 से लेकर 2024 तक का पॉइंट ये कहता है कि इस योग्यता से केवल 8 लोगों को ही एज ए जज के रूप में भेजा गया है। तो 1950 से 2024 तक या अभी तक 23 तक 24 तक ही है पॉइंट है भाई, 2024 तक यहाँ पर कितने जज बने हैं? 8 लोग, 8 वकील थे, 8 वकील से जज बने। 8 जज जो है वकील थे पहले, तो 8 वकील से सीधे किस में बने हैं? जज बने हैं। ठीक है जी। और इनमें से भी एकमात्र महिला बनी है, इनमें से भी एकमात्र महिला थी जो वकील थी सीधे जज बनी, और वो इंदु मल्होत्रा। कौन थी जी? ये इंदु मल्होत्रा 2019 वाले पॉइंट में था जी। ठीक है, इंदु मल्होत्रा जो थी ये एज ए वकील से क्या बनी थी? जज। यानी दूसरी योग्यता को केवल कितने जजों ने धारण किया है? 8 लोगों ने धारण किया है। यानी कि सीधे वो 10 साल तक एज ए वकील थे और सीधे वकील से उनके पर कन्वर्ट कर देगा, सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं। तो 1950 से 2024 तक 8 थे वकील, 8 जज जो है जो वकील से जज बने हैं, और एकमात्र इसमें महिला कौन सी आती है जी? इंदु मल्होत्रा आती है। यह है 124 के 3 में जी। अगला पॉइंट कहता है 124 का 4, और ये कहता है कि राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया। तो पद से हटाने की, सॉरी राष्ट्रपति नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जजों को पद से हटाने की प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट के जजों को पद से हटाने की प्रक्रिया। तो प्रक्रिया क्या है वो देखिएगा। पहला पॉइंट आता है असमर्थता, असमर्थता। दूसरा आता है सिद्ध कदाचार, सिद्ध कदाचार। असमर्थता की स्थिति में और सिद्ध कदाचार होने की स्थिति में इनको पद से हटाया जाता है। लेकिन देखिएगा ये अगर रीज़न है तो ये हो गए इसके कारण। कारण क्या है? असमर्थता की स्थिति में और सिद्ध कदाचार होने की स्थिति में। दूसरा पॉइंट दोस्तों इसमें ये आता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाएगा कौन? तो हटाने के लिए दोस्तों लोकसभा के सदस्य के द्वारा, तो लोकसभा के 100 सदस्य पारित करेंगे इस बात को कि ये नाम का जो जज है ना जिसको हटा दो। तो लोकसभा के 100 सदस्य पारित करेंगे तब जाकर के हटता है। लोकसभा के कितने सदस्य पारित करेंगे? 100 सदस्य। राज्यसभा के भी करेंगे इसमें, और राज्यसभा के कितने सदस्य पारित करेंगे? 50 सदस्य। लोकसभा के 100 सदस्य पारित करेंगे, राज्यसभा के कितने सदस्य पारित करेंगे? 50 सदस्य पारित करेंगे। इन दोनों के द्वारा पारित कर दिया गया है। उसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के 100 सदस्यों ने पारित किया, उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष के पास गया, और ऐसे राज्यसभा में पारित किया तो राज्यसभा के सभापति के पास गया, राज्यसभा के सभापति के पास गया। अब डिपेंड करता है अध्यक्ष और सभापति के ऊपर। चाहे लोकसभा के 100 सदस्यों ने पास कर दिया, राज्यसभा के 50 सदस्यों ने पास कर दिया, लेकिन अब डिपेंड करेगा अध्यक्ष के ऊपर और राज्य सभापति के ऊपर। अगर उन लोगों ने इसको स्वीकार कर लिया, उन लोगों ने इसको स्वीकार कर लिया तो फिर आगे प्रक्रिया बढ़ेगी। अगर मान लो कि अध्यक्ष जो है इसने स्वीकार नहीं किया तो ये यहीं पर समाप्त हो जाएगा। सिद्ध कदाचार और असमर्थता की स्थिति में लोकसभा के 100 सदस्यों के द्वारा इसको किसी भी जज को हटाने के लिए प्रस्ताव पास करवाया जाएगा। ये अध्यक्ष के पास जाएगा। अगर अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया तो दूसरे सदन में जाएगा, वहां पर राज्यसभा के 50 सदस्य इसको पारित करेंगे। फिर ये राज्यसभा में अगर सभापति ने स्वीकार कर लिया तो पास हो जाएगा, अगर नहीं होता है तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है या फिर कैंसिल हो जाएगा जी। अध्यक्ष और सभापति इसको किसके पास भेजेंगे जी? राष्ट्रपति के पास भेजेंगे। राष्ट्रपति इसके लिए जी एक कमेटी बना देगा, राष्ट्रपति इसके लिए एक जांच कमेटी निर्धारित कर देगा, और जांच कमेटी जो रिपोर्ट बनाएगी, जांच कमेटी जो है वो रिपोर्ट बना करके प्रस्तुत करेगी राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति फिर इनको क्या कर देगा? पद से हटा देगा, पद से हटा देगा। ऐसा जो पॉइंट है ना जी, ये अनुच्छेद 124 के 4 में भी मिलता है और 124 के 5 में भी मिलता है। 124 के 4 में भी मिलता है और 124 के 5 में भी मिलता है। दोबारा से देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के जजों को पद से हटाने की प्रक्रिया कह रहा है कि असमर्थता होने की स्थिति में और सिद्ध कदाचार होने की स्थिति में इनको पद से हटाया जाता है। पहले प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाएगा, 100 सदस्य इसको पारित करेंगे, तब यह फिर आगे लोकसभा अध्यक्ष के पास जाएगा। अगर अध्यक्ष ने इसको स्वीकार
स्वीकार कर लिया तो फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, राष्ट्रपति जांच कमेटी बनाएगा। ऐसे ही राज्यसभा में 150 सदस्यों ने पारित किया, सभापति अगर स्वीकार कर लेता है तो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, फिर जांच कमेटी बनती है, उसके बाद जांच कमेटी रिपोर्ट बनाती है, राष्ट्रपति को सौंपती है, फिर राष्ट्रपति इनको पद से हटा देगा जी। ठीक है, तो पॉइंट ये आया, इनको पद से हटाने की प्रक्रिया में कौन सहमति, कौन हटाता कौन है, तो राष्ट्रपति के द्वारा इनको हटाया जाता है। लेकिन किसकी सलाह से, तो राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जजों को किसकी सलाह से हटाया जाता है, तो जी हटाने के लिए आती है संसद, तो संसद की सलाह से, तो संसद की सलाह से इनको हटाया जाता है, संसद की सलाह से इनको हटाया जाता है भाई। ठीक है, तो ये आपका एक पॉइंट था। 124 के 4 और 5 दोनों में यही पॉइंट है। 124 कहता है सुप्रीम कोर्ट के जजों जो होते हैं, तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था, उस रेगुलेटिंग एक्ट में ये बात आई थी कि 1773 का रेगुलेटिंग जो एक्ट आया था, उस एक्ट में ये पॉइंट आया था कि एक न्यायपालिका होती है, इस न्यायपालिका में किस प्रकार से काम किया जाता है वो पॉइंट हमने पढ़ा है। दूसरा पॉइंट पढ़ा है जी सुप्रीम कोर्ट जो था इसका गठन किस प्रकार से होता है। सबसे पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में 1774 में कलकत्ता में कोर्ट का गठन किया गया था। फिर 1935 का फेडरल कोर्ट संघीय न्यायालय बनाया गया था 1935 के अधिनियम के तहत। इसी फेडरल कोर्ट संघीय न्यायालय को जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद किस नाम जान 1950 में किस नाम जाने लगा, तो इसे सर्वोच्च न्यायालय के रूप में नाम जाने लगा। तो फेडरल कोर्ट संघीय न्यायालय का उत्तराधिकारी किसे माना जाता है, सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। उसके बाद दोस्तों तीसरा पॉइंट हमने चैप्टर साइड में ये पढ़ा है, 124 जो है ये कहता है कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। फिर 124 एक में गठन की बात करता है, 124 के 2 में सदस्यों की संरचना के पॉइंट आता है, जजों की संख्या की बात करें संरचना में, संख्या में कमी या वृद्धि कौन करती है, तो कमी वृद्धि संसद करती है। 124 के 3 में योग्यता आती है, योग्यता क्या होनी चाहिए कि 5 साल तक एज ए जज के रूप में कार्य किया हो, 10 साल तक एज ए वकील के रूप में कार्य किया हो। ये दोनों योग्यता नहीं हो तो राष्ट्रपति की नजर में विधिवेत्ता यानी कि कानून के जानकार किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में एज ए जज बनाया जा सकता है। अगर कानून का जानकार है तो बना देंगे राष्ट्रपति के द्वारा। आज तक दूसरी योग्यता केवल 2 लोगों ने 8 लोगों ने इसको 8 लोग ही इस दूसरी योग्यता सीधे जज के रूप में पहुंचे और एकमात्र महिला इंदु मल्होत्रा पहुंची है। पद से हटाने की प्रक्रिया की बात करें तो राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सलाह से हटाया जाएगा। संसद में दोनों सदन इसमें सहमति देंगे, 100 सदस्य तो देंगे लोकसभा के, राज्यसभा के देंगे 50 सदस्य इसमें सहमति देते हैं जी। ये था जी इसको 124 और 4-5 में इसको पद से हटाने की प्रक्रिया। बात करते हैं अगले पॉइंट की। 124 के बाद आती है 124 की 6, 124 का 6 अनुच्छेद। ये कहता है जी इनको शपथ कौन दिलाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की शपथ, जजों को शपथ, शपथ जो है जी वो किसके द्वारा दिलाई जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजों को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जजों को शपथ दिलाई जाती है। उसके बाद एक पॉइंट आता है 125, इनके वेतन भत्ते, अनुच्छेद 125। ये कहता है सुप्रीम कोर्ट के जजों के वेतन भत्ते, जजों के वेतन भत्ते। अब भाई पॉइंट ये पूछेगा वेतन भत्ते कौन निर्धारित करती है, तो जी संसद निर्धारित करती है। पहला पॉइंट है वेतन भत्ते कौन निर्धारित करती है जी सुप्रीम कोर्ट के जजों के, तो संसद निर्धारित करती है। वेतन में कमी या वृद्धि कौन करेगी, संसद करेगी। तो कमी या वृद्धि संसद करती है। कौन सी निधि में से वेतन दिए जाते हैं, तो भाई 2 प्रकार की निधि है, आप जानते ही हो, संचित निधि और आकस्मिक निधि। तो संसद को वेतन, सुप्रीम कोर्ट के जजों को जो वेतन है वो संचित निधि में से दिए जाते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि इसमें 2 प्रकार के जज होते हैं। क्या साहब दोनों प्रकार के जजों का वेतन संसद निर्धारित करती है? बिल्कुल जी, दोनों जजों का यही करेगी। संसद में 2 प्रकार के जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो प्रकार के जज होते हैं, हाई कोर्ट में भी 2 ही प्रकार के होते हैं। एक है भाई मुख्य न्यायाधीश और फिर आते हैं अन्य न्यायाधीश। जो मुख्य न्यायाधीश है उसको कितने रुपए मिलते हैं और अन्य न्यायाधीश को कितने पैसे मिलते हैं जी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को मिलते हैं वर्तमान में 2,80,000 रुपये, 2,80,000 रुपये इनको मिलते हैं जी, 2,80,000 रुपये। और अन्य न्यायाधीशों को मिलते हैं 2,25,000 रुपये, 50,000 रुपये,
2,50,000 रुपये मिलते हैं इनको। और सेवानिवृत्ति के बाद वेतन का आधा हिस्सा प्राप्त होता है। सेवानिवृत्ति के बाद वेतन का आधा हिस्सा प्राप्त होता है। वेतन का आधा हिस्सा प्राप्त होता है। सेवानिवृत्ति के बाद जिनको वेतन का आधा हिस्सा प्राप्त होता है। ये पॉइंट है जी इनका अनुच्छेद 125 में, जो कहता है कि इनको वेतन भत्ते का पॉइंट है। 124 में हमने पढ़ा है गठन। 125 कहता है जी इनके वेतन वगैरह से संबंधित इनका मामला आता है, सुप्रीम कोर्ट इनको देते हैं। सेवानिवृत्ति में 50% वेतन मिलेगा। अब कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो होगा ना, 126 में कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है। अनुच्छेद 126 सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति। देखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक होती है MOP, मैंडम प्रोसेस होती है जी। एक होती है इसमें कोलिजियम प्रणाली, कोलिजियम प्रणाली। और नियुक्ति संबंधित तो आपको बस इतना याद रखिएगा कि नियुक्ति जो होती है इनकी राष्ट्रपति करता है वैसे तो, लेकिन आप फिर भी थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये है मैंडम ऑफ प्रोसेस, मैंडम ऑफ प्रोसेस। जरूरी नहीं कि पेपर इजी बने, पेपर हार्ड भी बन सकता है, तो जैसे भी बने थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति सीधा सीधा पूछे तो आप कर दीजिएगा राष्ट्रपति के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मैंडम ऑफ प्रोसेस क्या होती है? इसी का दूसरा नाम आता है जी कोलिजियम प्रणाली। इसके तहत होता है, देखिएगा क्या पॉइंट है जी, इसके तहत क्या होता है देखिएगा। कोलिजियम प्रणाली जो होती है ना, इसमें क्या है कि एक तो जो वर्तमान के CGI हैं वो शामिल होंगे, तो एक CGI शामिल होता है और प्लस में 4 अन्य न्यायाधीश, प्लस में 4 अन्य जज, ये मिल कर के तो ये 5 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं जी कोलिजियम प्रणाली में? 5 सदस्य होते हैं। एक है इसमें CGI, 4 होते हैं भाई इसमें अन्य जज। ठीक है जी, तो CGI प्लस में 4 अन्य जज मिलकर के ये किसी भी व्यक्ति के नाम की सूची बनाएंगे। अब नाम की क्या बनाएंगे? लिस्ट बनाएंगे। तो नाम की जो सूची बनाई जाती है ना, वो किसी भी व्यक्ति का अर्थ यहाँ पर क्या होगा, जो 10 साल तक किसी भी हाई कोर्ट में एज ए वकील के रूप में कार्य कर रहा हो, क्या होगा, 10 साल तक वकील रहा होगा किसी भी हाई कोर्ट में, और 5 साल तक जी किसी भी हाई कोर्ट में एज ए जज के रूप में उसने कार्य किया होगा। तो हाई कोर्ट में जज के रूप में कार्य किया होगा। उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति के नाम की सूची यहाँ पर पहुँची है, उस नाम की सूची को कौन निर्धारित करेंगे? CGI करेगा और 4 अन्य जज, यानी कि 5 सदस्य मिलकर के कोलिजियम प्रणाली के तहत नाम की सूची बनाएंगे। ये जो लिस्ट बन गई है ना, इस लिस्ट को किसके पास भेजा जाता है जी? राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। और राष्ट्रपति उस व्यक्ति की जिसका नाम आया है उसको अगर ठीक लगता है तो राष्ट्रपति क्या होगा, उसको अगला जज नियुक्त कर देता है। तो जज नियुक्त कर दिया जाता है। जज क्या कर दिया जाता है जी? नियुक्त कर दिया जाता है। यह है सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति। तो सुप्रीम कोर्ट की जजों की नियुक्ति MOPI, मैंडम ऑफ प्रोसेस, ये आओ तो ये कर दीजिएगा। कोलिजियम प्रणाली कर दीजिएगा। अब अगला पॉइंट देखिएगा। अब इसमें भी 2 प्रकार के जज होते हैं, आपको पता ही है। एक होता है अन्य न्यायाधीश और एक होते हैं जी CGI, तो या मुख्य न्यायाधीश। CGI जो होगा ना, इस CGI के बारे में वैसे तो क्या होता है कि सबसे वरिष्ठतम जो जज होते हैं उसे ही सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाता है। तो वरिष्ठतम जज को ही सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि अन्य न्यायाधीशों से भी सहमति ली जाती है, अन्य जजों से भी सहमति ली जाती है, अन्य जजों से भी सहमति ली जाती है, से भी सहमति ली जाती है, इसमें सहमति ली जाती है, अन्य जजों से भी सहमति ली जाती है। और जो अन्य जो जज बच गए, CGI हो गया, अन्य जो जज बचे हैं इनमें जो CGI के परामर्श से, तो CGI के सलाह से राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। CGI के परामर्श से राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति कर देगा, राष्ट्रपति के द्वारा।
ठीक है जी। तो ये है इनकी नियुक्ति। जजों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति द्वारा किसकी सलाह से की जाती है? तो एमओपी या कोलिजियम प्रणाली के तहत नियुक्ति की जाएगी। कोलिजियम प्रणाली में सीजीआई होगा, 4 अन्य जज होंगे, 5 लोग मिलकर के जो 10 साल तक एज ए वकील के रूप में हाईकोर्ट में 5 साल तक किसी भी हाईकोर्ट में जज के रूप में कार्य करता है, उसके नाम की सूची यहाँ पहुंचती है और ये सूची के अकॉर्डिंग उनके ऊपर भाई यहाँ पर नामों की लिस्ट जारी की जाती है। नामों की लिस्ट राष्ट्रपति के पास पहुंचते है, जज उसकी नियुक्ति कर देता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है नियुक्ति संबंधी 2 पॉइंट और है। एक तो पॉइंट आया था मैंडेम ऑफ प्रोसेस का या फिर कोलिजियम प्रणाली का। दूसरा पॉइंट कहता है सीजीआई की नियुक्ति जो होती है उसमें वरिष्ठतम जज को ही सीजीआई बनाया जाता है। दूसरा अन्य जजों से भी इसकी सहमति ली जाती है। अन्य जज जो होते हैं जी, इस अन्य जजों की नियुक्ति में सीजीआई के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति कर दी जाती है। ये है जी इनकी नियुक्ति संबंधी टॉपिक जो 126 में आता है। आगे कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो होते हैं ना जी, इसी संबंधित एक रिलेटेड नोट डालकर एक पॉइंट और बताता हूं आपको। नरेंद्र मोदी की सरकार बनी 2014 में और इन्होंने कोलिजियम प्रणाली के स्थान पर एक नई प्रणाली लागू करवा दी जी, नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति प्राधिकरण। ये एक नई कमेटी बना दी जी। इसने ये कहा कि एनजेक प्रणाली के तहत सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति की जाएगी। एनजेक प्रणाली के इस प्रणाली है, अभी तो हमने कोलिजियम प्रणाली पढ़ी थी, ये कह रहा था एनजेक प्रणाली के तहत सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति की जाएगी, ऐसा इन्होंने कहा था जी। और संविधान में संशोधन करवा दिया, नियुक्ति की जाएगी ऐसा नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा करा दिया गया था। अब उसमें संविधान संशोधन करवाया गया, 99वां संविधान संशोधन 2014 के तहत सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति किसके तहत? एनजेक प्रणाली के तहत। ऐसा संविधान में संविधान संशोधन हुआ 99वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ जी। इसके तहत इन्होंने ये कहा कि इसकी प्रणाली तहत नियुक्ति की जाएगी। संविधान में एक अनुच्छेद जोड़ दिया गया 124A। अब इसमें क्या पॉइंट है वो देखिएगा। एनजेक प्रणाली में कौन कौन शामिल होंगे? एक तो जो वर्तमान का सीजीआई है वो शामिल होगा, तो अभी पढ़ा था उसमें कौन कौन शामिल होते हैं वही पॉइंट है जी। यहाँ पर भी सीजीआई शामिल होगा, 4 जो वर्तमान में कोई जज हैं वो शामिल होंगे। तो ये तो होता है इनके जजों की नियुक्ति कोलिजियम प्रणाली के तहत, लेकिन इसमें एक को और शामिल कर दिया कि जो कानून मंत्री होगा ना वो और इसमें शामिल होगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजों जो होंगे, इस सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति में कानून मंत्री को और शामिल किया जाएगा। इसके तहत नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा 99वां संविधान संशोधन 2015 में कर दिया गया और इसमें इन्होंने ये कहा कि इनकी नियुक्ति जो होगी वो इसके द्वारा की जाएगी, एनजेक प्रणाली के तहत की जाएगी और संविधान में अनुच्छेद 124A जोड़ दिया जी। नेक्स्ट पॉइंट अपन बात करते हैं। उसके बाद यहाँ एक कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में केस गया और यहाँ पर एक आर्टिकल आता है अपना अनुच्छेद 50 जो संविधान के भाग 4 में आता है। तो संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 50 में ये लिखा हुआ है कि कार्यपालिका के सदस्य कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, यानी कि कार्यपालिका के सदस्य न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो इस अनुच्छेद 50 के तहत कोर्ट में केस जाता है और कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने इस 99वें संविधान संशोधन को अवैध घोषित कर दिया। इसलिए एनजेक प्रणाली को इन्होंने क्या कर दिया? अवैध घोषित कर दिया जी। ठीक है भाई, अवैध घोषित कर दिया, कहा कि यह संविधान संशोधन लागू नहीं होगा। तो इस प्रकार का भी एक पॉइंट हम पहले 126 के अकॉर्डिंग इस बात की आता है, 26 में जजों की नियुक्ति आती है जी। 126 के बाद अपन आगे पॉइंट देखते हैं 127 अनुच्छेद ये कहता है कि राष्ट्रपति के द्वारा ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सिर्फ इतना सा पूछेगा, सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश किसे बनाया जाता है? तदर्थ न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश राष्ट्रपति के द्वारा तदर्थ न्यायाधीश बनाए जाते हैं, तदर्थ न्यायाधीश बनाए जाते हैं। अब किन्हें तदर्थ न्यायाधीश बनाएंगे? तो कह रहा है जब गणपूर्ति ना हो, जब गणपूर्ति को ही कहा जाता है जी कोरम,
और कोरम या गणपूर्ति कितने की होती है, तो 1/10 की होती है कोरम। यानी कि जब बैठक कार्य करना स्टार्ट करे, जब सब लोग बैठकर कार्य करना स्टार्ट करते हैं किसी कमेटी को लेकर, किसी भी जांच को लेकर, किसी केस को लेकर के, तो वहाँ पर गणपूर्ति या कोरम कितने की होती है, 1/10 की होती है। जब गणपूर्ति ना हो तो राष्ट्रपति जो होगा ना वो किसी रिटायर जज को, किसी रिटायर जज को यानी कि सेवानिवृत्त जज को एक तदर्थ न्यायाधीश घोषित कर देता है। ये क्या कहलाते हैं आपके, तदर्थ न्यायाधीश, उस समय के लिए न्यायाधीश बना दिया जाता है। तो 127 कहता है राष्ट्रपति के द्वारा तदर्थ न्यायाधीश बनाए जाते हैं कब, जब गणपूर्ति ना हो। गणपूर्ति कितने की आती है, 1/10 की। तो सेवानिवृत्त जजों को क्या बना दिया जाता है जी, इसमें कोल ये कम बना दिया जाता है। आगे बात करते हैं अपन सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के तहत। ये हम पढ़ चुके हैं, एनजैक प्रणाली के तहत इनकी नियुक्ति की जाती है। एक थोड़ा सा ध्यान से मैंने बताया भी था आपको, राष्ट्रपति अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करता है, ऐसे अनुच्छेद 217 के तहत हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है जी। अगला पॉइंट देखिएगा 127 के बाद दोस्तों अपन देखते हैं कि प्रथम जो न्यायाधीश थे एवं उनको थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। प्रथम सीजीआई, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो हीरालाल जे कानिया, हीरालाल जे कानिया ये प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे जी। वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है, वर्तमान सीजीआई, तो वर्तमान में जो सीजीआई है डीवाई चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, कौन से नंबर के आते हैं जी, 50वें नंबर के हैं, 50वें नंबर के। सर्वाधिक कार्यकाल पूर्ण करने वाले, सर्वाधिक कार्यकाल पूर्ण करने वाले, सर्वाधिक कार्यकाल पूर्ण करने वाले सीजीआई, इनका नाम है जी यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, ये 16वें नंबर के थे जी। सर्वाधिक कार्यकाल करने वाले कौन है, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, तो मीरा फातिमा बेबी, मीरा फातिमा बीबी ये प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनी थी। बीबी मीरा फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश। बहुत बार पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जी। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, ये महिला सीजीआई है ना जी, सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट महिला जज, ये अन्य जजों में शामिल हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जो जज, अभी अपन ने पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट की प्रथम वो बनी थी, अब है जी प्रथम महिला जज, प्रथम महिला न्यायाधीश, इनका नाम है अन्ना। और फिर बात करते हैं किसी भी हाई कोर्ट की फर्स्ट महिला जज, वो सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट महिला जज थी। अब बात कर रहे हैं जी किसी भी हाई कोर्ट की आती है, तो उस हाई कोर्ट की आती है लीला सेठ। लीला सेठ जो है जी प्रथम हाई कोर्ट में हुई थी जी, है ना। तो ये पॉइंट है आपके 127 से लेकर के। तो पहला पॉइंट हमने पढ़ा है कि सुप्रीम कोर्ट में कितनी महिलाएं, कितनी महिलाएं, पहली महिला कौन बनी थी, मीरा फातिमा बीबी। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी है अन्ना चांडी, अन्ना चांडी, ये जी प्रथम बनी थी त्रावणकोर से। और हाईकोर्ट की प्रथम महिला जज कौन बनी है जी, लीला सेठ बनी है भाई। ठीक है, ये कंटिन्यूटी अपन चल रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है भाई अपना इस चैप्टर में राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट के जजों की शक्तियाँ। अब दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट जो होता है ना, इसके पास शक्तियाँ होते हैं, किस प्रकार की शक्तियाँ, किस प्रकार से कार्य करते हैं, वो सारे टॉपिक अपने इसमें पढ़ेंगे ना जी। तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की शक्तियाँ, सुप्रीम कोर्ट के जज की शक्तियाँ किस प्रकार से कार्य करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजों की शक्तियां। दोस्तों इसमें आर्टिकल पहला आता है अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 137। ये तीनों आर्टिकल क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन होना चाहिए, न्यायिक
पुनरावलोकन आप पढ़ भी चुके हैं इसके बारे में अच्छे से, हमने टॉपिक में पढ़ा था अनुच्छेद 13 में। न्याय के पुनरावलोकन, इसका अर्थ क्या होता है? न्याय की पुनः जांच करना। बस आपको याद रखना है ये पॉइंट टू पॉइंट। न्याय की पुनः जांच कौन सा आर्टिकल कहता है? 13 32 137। फिर से अनुच्छेद 32 के बारे में बात करते हैं। इसको संविधान की आत्मा कहा जाता है, और संविधान की आत्मा कहने वाले जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अनुच्छेद 32 को इसी शक्ति के तहत होता है। अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट के जजों की शक्ति में आता है। संविधान की आत्मा कहा है, किसने इसको संविधान की आत्मा कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। और जब मैंने इसके बारे में मौलिक अधिकार टॉपिक में पढ़ाया था तो खूब अच्छे से हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया था, और आज उनके नाम दोस्तों मैं यहाँ पर जरूर एक बार रिकॉल करूंगा। लेकिन आपको टॉपिक अच्छे समझना है तो मौलिक अधिकार टॉपिक को आपको पढ़िएगा। अनुच्छेद 32 के तहत दोस्तों 5 प्रकार की रिट आदेश या लेख जारी किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। 5 प्रकार के रिट आदेश या लेख जारी किए जाते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। वो 5 प्रकार की रिट है। पहली रिट आती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहली रिट का क्या नाम है जी? बंदी प्रत्यक्षीकरण। इस बंदी प्रत्यक्षीकरण को ही इंग्लिश में कहते हैं हैवियस कोर्पस। हैवियस कोर्पस। तो ये है 5 प्रकार के रिट के कारण इसको डॉक्टर BR अंबेडकर ने क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आता है इसकी शक्तियों में अनुच्छेद 32। दूसरा आता है दोस्तों परमादेश। परमादेश, परमादेश का इंग्लिश में जो नाम है जी वो है मैंडामस। मैंडामस, ये इसका इंग्लिश में नाम आता है। तीसरा है भाई इसमें प्रतिषेध। प्रतिषेध, इसका इंग्लिश में नाम आता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन। चौथा है इसमें उत्प्रेषण लेख। उत्प्रेषण लेख, इसका इंग्लिश नाम है सर्टियोरोरी। सर्टियोरोरी। और 5वां नाम है, यहाँ लिख रहा हूँ, अधिकार पर्चा। अधिकार पर्चा, इसका इंग्लिश नाम है जी क्यूवरांटो। क्यूवरांटो। तो दोस्तों ये 5 प्रकार की जो रिट होती है ये अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट इसको अपनी शक्ति के तहत इसको लेता है। एक बार फिर से बता देता हूँ। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ होता है जब कोई भी किसी व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तो उसको निकटतम 24 घंटे में निकटतम न्यायालय में प्रवेश करवाना। तो अनुच्छेद 32 तहत अगर कोई नहीं करता है तो उसको बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत अनुच्छेद 32 तहत केस किया जा सकता है। परमादेश, जब कोई अधिकारी अपने पद पर रहते हुए कार्य नहीं करता है तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट उसे कार्य करने का आदेश देता है। जब कोई न्यायिक क्षेत्र से निकल करके कोई भी न्यायालय अपना मुकदमा सुनता है तो अनुच्छेद 32 तहत सुप्रीम कोर्ट उसे रोकते हैं। उत्प्रेषण लेख, किसी भी मुकदमे से संबंधित कोई भी दस्तावेज जो है वो सुप्रीम कोर्ट अपने अधीनस्थों से अपने पास मंगवा सकता है। ये उत्प्रेषण लेख होता है अनुच्छेद 32 तहत। अधिकार पर्चा के वारंट, अगर किसी गलत नियुक्ति या पदोन्नति कर दी जाती है तो सुप्रीम कोर्ट उससे क्वेश्चंस पूछते हैं जी अनुच्छेद 32 तहत आपने इसकी गलत नियुक्ति या पदोन्नति क्यों की है। तो शक्तियों में पहला पॉइंट तय पड़ा है 13, 32, 137 में न्यायिक पुनरावलोकन की बात आती है। उसके बाद जी 32 पढ़ा है। 32 कहता है कि 5 प्रकार की रिट वगैरह जारी की जाती है। इस टॉपिक में हमने ये पढ़ा है जी। उसके बाद आता है इनका अनुच्छेद 129। शक्तियों में ही दूसरा पॉइंट है जिनका। तीसरा पॉइंट आता है अनुच्छेद 129, आर्टिकल 129। ये क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अभिलेखीय होंगे। ये थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इसमें अनुच्छेद 129 में लिखा है कि एक अभिलेखीय न्यायालय होता है। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय होता है। अभिलेखीय न्यायालय होता है। अभिलेखीय न्यायालय होता है। इसका अर्थ क्या होता है देखिएगा जी। किसी भी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कोई केस आया, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इस केस के तहत आपको ये सजा सुनाई दी जाएगी, और ऐसा ही केस मान लो कि भविष्य में आता है तो वो सुरक्षित रख लिए जाता है उस केस के मामले को। तो किसी भी मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को
किसी भी मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सुरक्षित रख लिया जाता है, सुरक्षित रख लिया जाता है। और अगर ऐसा ही कोई भी कोर्ट में केस आता, हाई कोर्ट में केस आया, तो उसके अधीनस्थ, तो सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ आने वाले, अब अधीनस्थ कौन कौन आते हैं जी, तो आप जानते हो इसके अधीनस्थ कौन कौन आएंगे, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ये हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होंगे ना, उसी आदेश को सुरक्षित रखे गए आदेश के अनुसार ही क्या करेंगे, कोई फैसला सुनाएंगे। इसी अनुच्छेद 129 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अभिलेख्य होना, या सुप्रीम कोर्ट जो है कि अभिलेख्य न्यायालय है, इसका अर्थ ये आता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए किसी भी मुकदमे से संबंधित ऑर्डर को, सजा को, आदेश को सुरक्षित रख लिया जाता है। और अगर ऐसा कोई मुकदमा फिर से कभी भविष्य में आता है तो उसी आदेश के अनुसार उसके अधीनस्थ हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसी के अकॉर्डिंग ही और उसी सजा के उसी फैसला देते हैं भाई, ठीक है। ये आता है अनुच्छेद 129। बात करते हैं दोस्तों 130 का, उच्चतम न्यायालय की खंड स्थापित करना। अनुच्छेद 130 कहता है जो उच्चतम न्यायालय जो है इसकी खंड को स्थापित करना। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की खंड को स्थापित करना। भाई मान लो कि खंड को स्थापित करना, एक स्थान से दूसरी जगह लेकर के जाना, तो ये पॉइंट आया पढ़ना। दूसरा कहता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट है ये ही अपनी एक शाखा अलग से बना दे, शाखा, जैसे जोधपुर हाई कोर्ट है राजस्थान का, तो राजस्थान का जो हाई कोर्ट है जोधपुर जिले में है जी, और उस जोधपुर वाले की एक खंडपीठ बनी हुई है जयपुर में। मेन तो जोधपुर में है लेकिन उसकी एक शाखा, एक अलग से ब्रांच बन चुकी है जयपुर में। ऐसे अगर सुप्रीम कोर्ट के जज अगर चाहते हैं तो इनकी दिल्ली में तो है ही है, इसकी अगर एक शाखा और भी कहीं पर भी बनानी अनिवार्य है, लग रहा है उनको, तो ये क्या कर सकते हैं, 130 के तहत सुप्रीम कोर्ट की खंड को स्थापित कर सकते हैं। अगला है जी अनुच्छेद 131, ये भी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 131 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या होंगे। सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार यानी कि कौन से मामले जो 101% सुप्रीम कोर्ट में ही सुने जाएंगे। तो क्षेत्राधिकार क्या क्या होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, जैसे दो राज्यों में विवाद हो जाए तो दो राज्यों का विवाद आ जाएगा, दो राज्यों का विवाद। ये पॉइंट ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में ही ऐसे केस सुने जाएंगे। वो कौन कौन से वाद होते हैं, तो दो राज्यों का विवाद, केंद्र व राज्य में विवाद हो जाए, केंद्र सरकार व राज्य सरकारों में विवाद हो जाए, दो राज्यों का विवाद आ जाए, केंद्र सरकार व राज्य सरकारों के मध्य विवाद हो जाए, केंद्र सरकार व राज्य सरकार के मध्य विवाद हो जाए, किसी भी केस को लेकर के विवाद हो जाए, या राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तीसरा, अनेकों बार पेपर में क्वेश्चंस में पूछे गए हैं ये वाला टॉपिक, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित यानी कि उनके चुनाव से संबंधित विवाद, निर्वाचन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन संबंधित मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में ही सुने जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में सुने जाते हैं जी, ठीक है। इस प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर मान लो केंद्र राज्य के विवाद हो जाए, दो राज्यों के विवाद आ जाए, राज्य व राज्य में विवाद आ जाए, तो दो राज्यों में आ गए, किसी भी राज्य व राज्य, एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ विवाद होना, तो राज्य व राज्य में विवाद, खुद के राज्य में ही विवाद हो गया जी किसी मामले को लेकर के। इस प्रकार से अगर आपके सामने कोई फौजदारी मामला है, फौजदारी मामले का अर्थ यहाँ पर यह है कि उच्च न्यायालय के विरुद्ध इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी। यानी कि अगर मृत्युदंड है फौजदारी मामलों में, फौजदारी मामले या फौजदारी मामले का अर्थ दोस्तों ये है किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड दी गई है, फांसी की सजा दी गई है, तो फांसी की सजा कौन देगा, फांसी की सजा देना, मृत्युदंड देना, ये किसके अधिकार क्षेत्र में आता है, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है। एक होता है जी इसमें सिविल या दीवानी मामले, सिविल
या दीवानी मामले। ये कहता है अगर वहाँ का हाई कोर्ट जिसमें केस चल रहा है सिविल या दीवानी मामला, ये कहता है कि संबंधित राज्य का हाई कोर्ट, संबंधित हाई कोर्ट ये फैसला कर दे, संबंधित हाई कोर्ट ये कह दे, यह कह दे कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट का है, कह दे कि मामला सुप्रीम कोर्ट का है, तो सुप्रीम कोर्ट का है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये इनके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार आते हैं 131 में। 129 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 131 सबसे इंपॉर्टेंट आता है जी। उसके बाद बात करते हैं इसमें 136, 131 के बाद आता है जी 136। 136 जो है ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में विशेष अपील की जाती है, सुप्रीम कोर्ट में विशेष अपील करना, सुप्रीम कोर्ट में विशेष अपील करना। भाई कोई भी मामला होता है उसमें विशेष अपील करना, विशेष अनुमति प्राप्त कर लेना। और सबसे इम्पोर्टेंट है जी 143। 143 कहता है सुप्रीम कोर्ट के जजों को राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के जजों को राष्ट्रपति को सलाह देने की शक्ति, सलाह देने की शक्ति, सुप्रीम कोर्ट के जजों को राष्ट्रपति को सलाह देने की शक्ति, ये आती है जी 143 में। और इसके तहत दो मामले होते हैं, एक होता है संवैधानिक मामला। कौन सा मामला है भाई? संवैधानिक मामला, यानी कि दो प्रकार के केस में सुप्रीम कोर्ट के जज राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। वो कब देंगे? जब राष्ट्रपति सलाह मांगता है तब। दूसरा आता है सार्वजनिक मामला, संवैधानिक मामला, दूसरा है जी सार्वजनिक मामला। संवैधानिक मामला जो है ना, इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज सलाह देने के लिए बाध्य होंगे सलाह देने के लिए जी। और इसमें बाध्य नहीं होंगे, बाध्य नहीं है, राष्ट्रपति मांग रहा है तो, लेकिन यहाँ पर तो क्या होता है, ये लोग बाध्य होते हैं, सलाह देनी ही पड़ेगी। ये था जी 143 आर्टिकल। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आज तक दोस्तों राष्ट्रपति जितने भी राष्ट्रपति देश में बने हैं, तो राष्ट्रपति ने 14 बार सुप्रीम कोर्ट के जजों से क्या मांगी है? सलाह मांगी है। राष्ट्रपति ने 14 बार सुप्रीम कोर्ट के जजों से सलाह मांगी है, दोस्तों ये आपका छोटा सा टॉपिक था सुप्रीम कोर्ट का, जो हमने क्लियर कर लिया है। एक बार दोबारा से रिपीट कर देते हैं इस चैप्टर को। सुप्रीम कोर्ट जो है दोस्तों, ये कौन कौन से टॉपिक्स में आता है, इसके लिए क्या क्या पॉइंट्स है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट जो है उसका उल्लेख किस प्रकार से मिला था। भारत में पहले सुप्रीम कोर्ट बने थे, हाई कोर्ट बने थे, अंग्रेजों का जिस समय शासन था उस समय भारत में क्या स्थिति थी। तो ये सारे टॉपिक जो दोस्तों अपने क्लियर किए हैं। स्टार्टिंग से करते हैं जी न्यायपालिका से। न्यायपालिका जो है भाग 5 में आते हैं, अनुच्छेद 124 से लेकर के 151 में आती है, जिसको दो भागों में पढ़ेंगे अपने। एक सुप्रीम कोर्ट और दूसरा आता है जी इसमें, एक है जी सुप्रीम कोर्ट, दूसरा आता है कैग। सुप्रीम कोर्ट को जी हमने इसमें टॉपिक को कंप्लीट कर लिया। अगली जो वीडियो बनेगी आपके नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की आएगी। दूसरा टॉपिक दोस्तों इसमें आता है सुप्रीम कोर्ट को हमने बारे में जाना था, भाग 5 में आता है, अनुच्छेद 124 से लेकर 147 में आता है। कलकत्ता में सबसे पहले कोर्ट बना था 1774 में। ये किस अधिनियम के तहत बना था? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जिसका निर्माण हुआ था। 1935 का एक अधिनियम आया था जिसमें ये कहा था कि भारत में एक फेडरल कोर्ट बनेगा। और ये भारत का जो फेडरल कोर्ट जो बनाना जी, इसे संघीय न्यायालय कहा जाता है। और इसके विरोध अगर आप अर्जी लगाते हो तो लंदन में ही अर्जी लगाई जा सकती थी। तो इसको सुप्रीम कोर्ट, जब देश आज़ाद हो जाता है 1950 में, जब हमारे पास गणतंत्र आ चुका था 26 जनवरी 1950 को, उसके बाद 28 जनवरी 1950 को दोस्तों सुप्रीम कोर्ट गठन हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट किसका उत्तराधिकारी बन गया? फेडरल कोर्ट या संघीय न्यायालय का जी उत्तराधिकारी बन गया। ये टॉपिक इसमें जाना था। तो 124 कहता है सुप्रीम कोर्ट का गठन, सुप्रीम कोर्ट जो होगा दोस्तों वो भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा जो एकीकृत रूप से कार्य करेगा। 124(1) कहता है कि सुप्रीम कोर्ट गठन किस प्रकार से होगा। 124 का 2 कहता है कि सदस्यों की संरचना किस प्रकार से आएगी। जिस दिन मूल संविधान, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट गठन हुआ था उस दिन जो है कितने जिसमें जज हुआ करते थे, आज जजों की संख्या कितनी है, जजों की संख्या में कमी या वृद्धि कौन कर सकती है? संसद कर सकती है। 124 का 3 कहता है कि योग्यताएं क्या होंगी। तो एक 10 साल तक एज ए जज के रूप, 10 साल तक एज ए वकील के रूप में, 5 साल तक एज जज के रूप में, राष्ट्रपति का जन्म विधिवेता होना चाहिए। दूसरी योग्यता को कितने जजों ने फॉलो किया है, आज तक कितने जज ऐसे जो दूसरी योग्यता तय सीधे जज बने
बने हैं, यानी वकील से सीधे जज बने हैं, तो 8 बने, इसमें एकमात्र महिला कौन सी बनी थी जी, इंदु मल्होत्रा इसमें महिला बनी है। उसके बाद बात करते हैं पद से हटाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सलाह से इनको पद से हटाया जाता है। रीजन होना चाहिए असमर्थता और सिद्ध कदाचार। ये संसद के परामर्श से इसको हटाया जाएगा। संसद में राज्यसभा भी होती है, लोकसभा भी होती है। राज्यसभा 50 सदस्य इसको पारित करेंगे, लोकसभा के कितने पारित करेंगे, 100 सदस्य इसको पारित करेंगे। अगर अध्यक्ष ने इसको पास नहीं करवाया, अध्यक्ष ने उसको आगे नहीं बढ़ाया, तो वहीं पर समाप्त हो जाता है। और राज्यसभा के सभापति नहीं बढ़ाया तो वहीं पर क्या हो जाता है जी, समाप्त हो जाता है और पद से हटा दिया जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा जांच कमेटी इसमें बनाई जाती है। उसके बाद 106 में 24 के 6 कहता है जजों की शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाएगी, सभी को, मुख्य को भी, अन्य न्यायाधीशों को भी। वेतन भत्ते संसद द्वारा निर्धारित करेगी, संसद इसको कम या वृद्धि करेगी। संचित निधि में से दिए जाते हैं 2,80,000 रुपए मुख्य न्यायाधीश को, 2,50,000 रुपए अन्य न्यायाधीश को, और सेवानिवृत्ति के वेतन के बाद इनको क्या प्राप्त होगा, आधा हिस्सा इनको प्राप्त होगा। उसके बाद 126 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति जो होती है मैंडम ऑफ प्रोसेस के तहत की जाती है, कोलिजियम प्रणाली के तहत की जाती है। इसका विरोध किया गया था नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 99 संविधान संशोधन 2014 में कर दिया था। उन्होंने कहा कि कोलिजियम प्रणाली नहीं, एनजैक प्रणाली लागू कराओ, उसका विरोध किया गया। कोलिजियम प्रणाली में जो दोस्तों कितने जज होते हैं, तो 5 जज होते हैं। एक वर्तमान का सीजे होना चाहिए, 4 इसमें अन्य जज होने चाहिए। नाम की सूची जारी की जाएगी, ये योग्यता होनी चाहिए। उसके बाद राष्ट्रपति क्या करेगा, इनको जज के रूप में नियुक्त कर देगा। सलाह किससे लेगा या इसको अच्छे से बता ही दिया। एनजैक प्रणाली अब समाप्त हो चुकी है, नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा इसको लाया गया था। राष्ट्रपति के द्वारा तदर्थ न्यायाधीश बनाया जाता है। कब बनाए जाएंगे, जब कोरम नहीं होगा, उस समय इनको तदर्थ न्यायाधीश के रूप में घोषित किया जाता है। प्रथम बने थे वर्तमान में सर्वाधिक कार्यकाल करने वाले जसवंत विष्णु चंद्रचूड़ थे। पहली मुख्य न्यायाधीश महिला बनी थी मीरा फातिमा बेबी। अन्ना चांडी जो है जी भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी थी। और हाईकोर्ट की प्रथम जो महिला न्यायाधीश बनी थी वो लीला सेठ बनी थी जी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा है हमने राष्ट्रपति के सुप्रीम कोर्ट के जजों की शक्तियां। 13, 32, 137 ये कहते हैं कि न्याय की पुनः जांच होनी चाहिए, न्यायिक पुनरावलोकन का उल्लेख करता है। 32 कहता है कि इसको संविधान की आत्मा का है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। क्यों, क्योंकि इसमें 5 प्रकार की रिट, आदेश या लेख जारी किए जाते हैं। इन 5 प्रकार की रिटों के बारे में इसमें उल्लेख मिलता है। उसके बाद आता है 129, ये अभिलेख्य न्यायालय होना, ये सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं 129। ये कहता है कि जो आदेश दे दिए वो आदेश नीचे आने वालों के लिए क्या होंगे, लागू होंगे। उसके बाद आता है जी 130, कहता है कि इसकी खंड या पीठ बनाई जा सकती है और कहीं पर भी। 131 कहता है कि किस किस क्षेत्रों में इनको प्रारंभिक अधिकार होता है, तो 2 राज्यों की विवाद आ जाए, राज्य राज्य में विवाद आ जाए, खुद राज्य में विवाद आ जाए, राज्य राज्य में विवाद आ जाए, केंद्र सरकार राज्य सरकार में विवाद आ जाए। यह एक आता है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन संबंधित मुकदमे कहाँ सुने जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में सुने जाएंगे। फौजदारी न्यायालय, फांसी देना, मृत्युदंड को देना, ये उनके हाथों में होता है, सुप्रीम कोर्ट के हाथों में फांसी देना, मृत्युदंड देना। और कोई हाईकोर्ट कह दे कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट का है तो ये वहां पर सुना जाएगा जी। नेक्स्ट पॉइंट इसमें पढ़ा है कि सुप्रीम कोर्ट में विशेष अपील की जा सकती है 36 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट के जजों को राष्ट्रपति को सलाह देने की शक्ति होती है 143 के तहत। उम्मीद है दोस्तों आपकी टॉपिक समझ में आया होगा। यदि सुप्रीम कोर्ट टॉपिक आपको समझ में आया है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।